हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत ही बढ़िया और शानदार होंगे। आपकी यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, हम लोग घटना चक्र से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो उस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम भारतीय संविधान से आए हुए जो लगभग 250 प्रश्न हैं उनको हम यहाँ सॉल्व करेंगे। कुछ दोस्तों की डिमांड थी कि पीडीएफ चाहिए था उनको। तो हमारे इस चैनल पर आप जाएं, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं भारतीय संविधान। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं? तो ऑप्शन है हमारा 36 से 51, 30 से 49, 42 से 56, 28 से 48। इसमें जो हमारा ऑप्शन ए सही है 36 से 51। दोस्तों देखिए, भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख मिलता है, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका उद्देश्य है लोगों को के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को कैसा राज्य बनाना, कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कुछ संशोधन हुए हैं, जैसे हम देखते हैं। पहला संशोधन जो इसमें हुआ वो हुआ 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके द्वारा इसमें अनुच्छेद 39A, 43A और 48A जोड़ा गया है। तो दोस्तों 39A जो है वो निःशुल्क विधि एवं कानूनी सहायता है। निःशुल्क, इसमें क्या है? निःशुल्क कानूनी सहायता, यानी कि निःशुल्क विधि सहायता। इसके बाद दोस्तों हम और आगे चलते हैं। जो हमारा 43A है, इसमें जो कहा गया है, जो संशोधन हुआ उसमें कहा गया उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। चलिए, और जो हमारा 48A है, इसमें कहा गया है पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव की रक्षा करना। ये तीनों चीजें हमारा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। अगला संशोधन हुआ 44वां संविधान संशोधन 1977 द्वारा। इसमें धारा 2 को अनुच्छेद 38 में सम्मिलित किया गया। फिर आया 2002 का जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम था। इसमें अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदल दिया गया और प्रारंभिक शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार बना दिया गया। एक्चुअली जो इसमें अनुच्छेद 45 कहता है वो है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है, तथा 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों का निःशुल्क शिक्षा देना सरकारी जिम्मेदारी है। तो ये पहले था हमारा नीति निर्देशक तत्व में, अभी भी है। तो हमें पता है नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वो हमारे प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब ये इसको लागू करने के लिए जो सरकार है वो बाध्य नहीं है। तो इसको देखते हुए हम संविधान संशोधन करके क्या किया गया, इस अनुच्छेद के आधार पर मूल अधिकार में एक अनुच्छेद जोड़ दिया गया 21A, जहां पर कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। चलिए अगला, डीपीएसपी जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं उनका हम वर्गीकरण करते हैं। जो 36 से लेकर के 51 तक अनुच्छेद हैं उनको हमने 3 भागों में बांट दिया है। पहला है हमारा समाजवादी सिद्धांत, मतलब वे अनुच्छेद जो समाजवादी सिद्धांत से प्रभावित हैं। तो उसमें आता है हमारा आर्टिकल 38, 39, 41, 42, 43, 43A और 47। गांधीवादी सिद्धांत दूसरा है, जिसमें आता है हमारा 40, अनुच्छेद 40 जो कि ग्राम पंचायत संगठन के बारे में है। 43, 43B, 46, 47 और 48। अगला आता है हमारा उदार एवं और बौद्धिक सिद्धांत जो 44 है हमारा, 45 है, 48 है, 48A, 49 और 50 और 51। ये इस प्रकार हमने डीपीएसपी का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया। अगले क्वेश्चन पर हम पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निहित है? तो इसमें जो ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 19। देखिए हमारा जो भाग 3 है, भाग 3 मूल अधिकार, भाग 3 में 12 से 35 तक के जो अनुच्छेद हैं वो हमारे मूल अधिकार हैं। उसमें भाग 3 में क्या है कि 14 से लेकर के हमारा 18 तक समानता का अधिकार है। 14 से लेकर के 18 तक हमारा समानता का अधिकार है। इसके बाद अनुच्छेद 19 से लेकर के हमारा अनुच्छेद 22 तक
अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक हमारा क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है। तो इसी में हमारा 19 जो है, 19 में हमें जो है जो स्वतंत्रता मिली है कुछ उनको हम बताते हैं। पहली स्वतंत्रता हमें है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब बोलने की स्वतंत्रता, और इसी बोलने की स्वतंत्रता के तहत जो है प्रेस की स्वतंत्रता आती है। चलिए देख लेते हैं हम लोग इसको। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 19A के अंतर्गत निहित है, मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निहित है। प्रेस की स्वतंत्रता को भारतीय कानूनी प्रणाली द्वारा स्पष्ट रूप से संरक्षित नहीं किया गया है, लेकिन यह संविधान के अनुच्छेद 1A के तहत संरक्षित है, जिसमें कहा गया है सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। लेकिन प्रेस की स्वतंत्रता भी असीमित नहीं है, मतलब इसका यह हुआ कि प्रेस की स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है, और यह प्रतिबंध तब लगता है जब हमारे देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता पर कोई खतरा होता है। यह है हमारा अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में और भी जो अनुच्छेद 19(1) में और जो स्वतंत्रता हमको मिली है वो इस प्रकार है। दूसरा है बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता। तीसरा है हमारा संगठन बनाने की स्वतंत्रता। चौथा है बिना रोक टोक के भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता। पांचवा है भारत में किसी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता। और इसमें एक स्वतंत्रता और थी, संपत्ति का अधिकार, लेकिन अब यह मूल अधिकार नहीं रहा। इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और अब इसे 300 का में रख दिया गया, जो कि अब एक क्या है, कानूनी अधिकार है। और अगला जो हमारा है स्वतंत्रता इसमें 19 के तहत, वो है व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारत के संविधान में जो वर्तमान स्थिति है उसमें ऑप्शन डी हमारा सही है, 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में कितनी थी? मूल संविधान में 8 अनुसूची का प्रावधान किया गया था। विभिन्न संविधान संशोधनों के माध्यम से वर्तमान में कुल 12 अनुसूची का वर्णन है। पहली बार जब संविधान में संशोधन किया गया 1951 में, उसके तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची जो दल बदल से संबंधित है, ये 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। 11वीं और 12वीं अनुसूची जो कि हमारी स्थानीय स्वशासन संबंधित है, इसको हम जोड़ा गया 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? तो भारत की संविधान की प्रस्तावना को हम आमुख कहते हैं। ठीक है, भारत के संविधान की प्रस्तावना को आमुख कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में प्रीएम्बल कहते हैं। प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक एवं मौलिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार हैं। के.एम. मुंशी के अनुसार, के.एम. मुंशी जी ने कहा कि प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है, जन्म कुंडली है। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान का सबसे सम्मानित भाग, संविधान की आत्मा और संविधान की कुंजी कहा है। देखिए संविधान की आत्मा किस भाग को कहा गया है? तो वहां हमारा ऑप्शन सही होगा प्रस्तावना को। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को माना? तो आर्टिकल 32 है। चलिए अगला हमारा जो टॉपिक शुरू होता है वो होता है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन ये हम देखते हैं, भारतीय संविधान। पहला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा का स्रोत क्या है? तो इसमें जो ऑप्शन है यूएसए है, यूएसएसआर है, सोवियत संघ रूस, यूके और जापान। तो इसमें ऑप्शन हमारा ए सही है, यूएसए अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार क्या क्या लिया गया है? देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत लिया गया है, निर्वाचित राष्ट्रपति, मतलब राष्ट्रपति हमारा निर्वाचित होगा, ये भी भाग में हमारा लिया गया है यूएसए से, महाभियोग का प्रावधान लिया गया है। और ब्रिटेन के संविधान से जो लिया गया है वो है हमारा संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, एकल नागरिकता एवं मंत्रिमंडल व्यवस्था के प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। आगे देखते हैं हम, कनाडा के संविधान से हम लोगों ने लिया है, कनाडा के संविधान से हमने संघात्मक व्यवस्था लिया है, अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होगी, ये 2 चीजें ली गई हैं।
आयरलैंड के संविधान से हमने अभी पढ़ा, नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन का प्रावधान, ये दो चीजें आयरलैंड के संविधान से ली गई हैं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है, इसमें यहाँ से लिया गया है हमारा संविधान में संशोधन करना, और ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने लिया है समवर्ती सूची। फ्रांस के संविधान से समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का प्रावधान लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए थे, तो हम लोगों ने अभी जस्ट पीछे पढ़ा कि फ्रांस से हमने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का प्रावधान लिया है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है, फ्रांसीसी संविधान से। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, फ्रांसीसी क्रांति के समय, फ्रांसीसी क्रांति जब हुई तो उस समय वहां के क्रांतिकारियों ने राजशाही के निरंकुशता के विरुद्ध स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा प्रतिपादित कर क्रांति को सफल बनाया, जिससे बाद में फ्रांसीसी संविधान में राज्य के आदर्श के रूप में वर्णित किया गया और इसी को हमने अपने संविधान में रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। चलिए देखते हैं। तो पहला है त्रिस्तरीय सरकार, ये भारत संविधान की व्यवस्था है, विशेषता है। सार्वभौमिक, ये भौतिक नहीं सार्वभौमिक है, सार्वभौमिक माँ है ये, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ये भी है। राजनीतिक के सिद्धांत ये भी है। सबसे छोटा लिखित संविधान ये हमारी विशेषता नहीं है, तो ये हमारा गलत है और ये ऑप्शन के हिसाब से यही हमारा उत्तर है। तो भारत का संविधान सबसे छोटा लिखित संविधान नहीं बल्कि सबसे लंबा लिखित संविधान है। हमारे संविधान में 22 भाग, 12 अनुसूची और 395 अनुच्छेद हैं। भारत के संविधान की अन्य विशेषता क्या क्या है, जैसे सरकार का संसदीय स्वरूप, संसदीय संप्रभुता, न्यायिक सर्वोच्चता, मतलब हमारे यहाँ न्यायपालिका सर्वोच्च है, मध्य समन्वय, एक दूसरे के बीच कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के बीच एक समन्वय है, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, हमारे यहाँ जो स्वतंत्र न्यायपालिका जो एकीकृत है और वो स्वतंत्र है, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, पंथ निरपेक्ष, हमारा राज्य कैसा, हमारा देश कैसा है, पंथ निरपेक्ष है, गणराज्य है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हमारे यहाँ, त्रिस्तरीय सरकार है, एक केंद्र में है, एक राज्य में है और एक स्थानीय सरकार है, और एकल नागरिकता है, मतलब हम केवल भारत के नागरिक हैं, किसी स्टेट ऐसे मतलब उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश के नागरिक नहीं हैं, हम केवल और केवल भारत के नागरिक हैं, इसे कहते हैं एकल नागरिकता। चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ, तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन होता है हमारा 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन डी सही है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। उस समय इसके अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो सबसे जो उम्रदराज सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना। संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए। कितने अधिवेशन? 11 हुए। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन मतलब 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत कर लिया गया। तो संविधान के कितने अधिवेशन हुए थे? 11 अधिवेशन हुए थे और अंतिम अधिवेशन जो हुआ हमारा वो 26 नवंबर 1949, उसी दिन हमारे संविधान को अंगीकृत कर लिया गया। चलिए, संविधान सभा के सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के सबसे पहले अध्यक्ष देखिए, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी दे दिया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भी दे दिया। तो अभी हम लोगों ने देखा ये जो थे ये हमारे अस्थायी थे और ये हमारे जो थे ये अस्थायी थे। ठीक है, अब ये आयोग पर डिपेंड करेगा कौन सा मानता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? देखते हैं हम। तो अर्धसंघीय संरचना, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, शक्तियों का वितरण, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा क्या है? बी। ऑप्शन बी जो है हमारा प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, ये हमारी विशेषता संविधान की नहीं है। बल्कि अब देखते हैं हम भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं जो हैं क्या क्या हैं? लिखित संविधान पहली विशेषता, संविधान की सर्वोच्चता, हमारे देश में संविधान से ऊपर
कुछ नहीं है। विभिन्न संविधानों से मूल तत्वों ग्रहण करना, नम्यता और अनम्यता का समन्वय। इसका अर्थ ये हुआ हमारा संविधान कहीं कहीं बहुत ही कठोर है और कहीं कहीं बहुत ही लचीला है। एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, मतलब हम एकात्मक भी होने की तरफ अग्रसर होते हैं, लेकिन हमारा झुकाव जो है वो संघीय पद्धति की तरफ है। इसका मतलब हम कह सकते हैं अर्ध संघीय संरचना है हमारे यहाँ। और सरकार का स्वरूप कैसा है, वो संसदीय है। ये हमारे संविधान की विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य क्या सुरक्षित करता है? तो सभी व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो मूल उद्देश्य है, देखते हैं हम लोग। मौलिक अधिकारों को, भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को, सरकारी कर्मचारियों की सेवा की सुरक्षा को, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को। तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो गया? यही ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना है। प्रस्तावना का जो लक्ष्य है वो सभी नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देना है, और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता देना है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, 2 प्रकार की समानता, तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करना है। 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना हमारी प्रस्तावना का मूल उद्देश्य है। चलिए अगले क्वेश्चन। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है, जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के। BN राव जो थे वो संवैधानिक सलाहकार की भूमिका का निर्वहन कर रहे थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अवशिष्ट शक्तियों के विचार के लिए भारतीय संविधान ने किस देश से संदर्भ लिया? हमने इसको पीछे पढ़ा और यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है वो सही है, कनाडा। कनाडा से और क्या लिया गया? संघीय ढांचा कनाडा से लिया गया। चलिए एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि कौन से देश से हमने क्या क्या लिया है। देखिए अवशिष्ट शक्तियों का विचार हमने कहाँ से लिया? कनाडा से लिया। मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिया? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया। नीति निर्देशक तत्व हमने कहाँ से लिया? आयरलैंड से लिया। संसदीय शासन प्रणाली हमने कहाँ से लिया? ब्रिटेन से लिया। अगला क्वेश्चन, भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप है? सहकारी संघवाद, परस्पर विरोधी संघवाद, सौदाकारी संघवाद और केंद्रीकृत संघवाद। तो भारत जैसे देशों के लिए जहां विविधता बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए जो हमारा संघवाद है वो सहकारी संघवाद जो है वो बिल्कुल श्रेष्ठ है। सहकारी संघवाद का मतलब होता है एक दूसरे का सहयोग करके हम संघ बनाना। परस्पर विरोधी तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सौदाकारी भी गलत है और केंद्रीकृत भी गलत है। तो देख लेते हैं हम लोग, भारत जैसे देश के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप सहकारी संघवाद है। सहकारी संघवाद में केंद्र व राज्य एक दूसरे के साथ क्षैतिज संबंध स्थापित करते हुए एक दूसरे के सहयोग से अपनी समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं। सहकारी संघवाद की इस अवधारणा में स्पष्ट है कि केंद्र और राज्य में से कोई भी किसी से श्रेष्ठ नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सभी बराबर है, आपसी सहयोग होता है। ग्रेनविले ऑस्टिन के अनुसार भारत का संविधान सहकारी परिसंघीय संविधान है, जबकि केसी वियर ने क्या कहा कि भारत का संविधान जो है वो अर्धसंघीय है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया? तो 26 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1949, 14 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947। तो ऑप्शन बी मेरा हम लोगों का बिल्कुल सही है, 26 नवंबर 1949। भारत संसदीय सरकार प्रणाली की सरकार वाला एक प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। देखिए प्रभुता संपन्न इसका मतलब ये होता है कि हम अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में पूर्ण तरीके से स्वतंत्र है, हम किसी भी देश के दबाव में काम नहीं करेंगे। समाजवादी का मतलब होता है समानता, पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, और लोकतंत्र का मतलब हम लोग जानते हैं, लोकतंत्र का मतलब जनता द्वारा जनता पर
जो है हम लोग अपना नेता स्वयं चुनेंगे। और गणराज्य का मतलब होता है हमारा जो मुखिया होगा देश का वो मनोनीत या जन्म से वंशानुगत नहीं होगा, बल्कि वह निर्वाचित होगा। जैसे हमारे देश का मुखिया कौन है? राष्ट्रपति जी होते हैं, और वो निर्वाचित होते हैं, ना कि वंशानुगत या मनोनीत। तो ये समझ में आ गया। यह गणराज्य भारतीय संविधान द्वारा शासित है। भारतीय संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को प्रभावी हुआ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था? तो वही क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए, 26 नवंबर 1949। 1946 की अंतरिम सरकार के कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सर क्लाउड ऑचिनलेक, C.H. भाभा, C. राजगोपालाचारी और जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें ऑप्शन डी सही है हमारा, जवाहरलाल नेहरू। भारत की अंतरिम सरकार का गठन ये कब हुआ? 2 सितंबर 1946 को होता है। नवनिर्वाचित संविधान सभा द्वारा किया गया था। इस कार्यकारी परिषद के जो उपाध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। गृह मामले, सूचना और प्रसारण मंत्री जो थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, और रक्षा मंत्री उसमें बलदेव सिंह जी थे। रक्षा मंत्री जो थे, श्रम मंत्री जगजीवन राम, रेलवे और परिवहन मंत्री आसफ अली जी थे। ये हमारा 2 सितंबर 1946 जो अंतरिम सरकार गठन हुआ था उसमें जो पद थे ये इस प्रकार थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? देखिए 2018 लोअर में पूछा गया है, भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? तो भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह लगभग 1,17,369 शब्दों से बना है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के सुलेखक थे। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो थे वो भारतीय संविधान के सुलेखक थे, मतलब उसके सजावटी ये सब काम किए थे। वर्तमान में 22 भाग 355 से 12 अनुसूचियां हमारे संविधान में है। भारत का संविधान लिखा गया था, कब लिखा गया था? तो हमारा संविधान जो है वो लिखा गया था 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि, जो ऑप्शन ए हमारा सही है वो सही है। और तो जो एग्जैक्ट लगा था वो क्या हुआ था? वो लगा था भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। और संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। संविधान का प्रारूप कैसे होगा इस पर जो बहस हुई है वो 114 दिन हुई है। और हमारे संविधान के निर्माण में जो व्यय हुआ है वो हुआ है 63,96,729। तो हम लगभग कह सकते हैं ये 64 लाख रुपए हमारे संविधान पर के निर्माण में व्यय हुआ है, 63,96,729 रुपए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान को माना गया है, क्या माना गया है? संघीय माना गया है कि एकात्मक माना गया है कि संसदीय माना गया कि रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक? तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही है। रूप विधान में हमारा संविधान तो संघीय है, लेकिन ये भावना में क्या है? एकात्मक है। कैसे? देखिए एकात्मक क्या होता है और संघात्मक क्या होता है? एकात्मक संविधान वह संविधान होता है जिसके अंतर्गत सारी शक्तियां एक ही सरकार में निहित होती हैं, और संघात्मक संविधान वह होता है जिसमें शक्तियां केंद्र और राज्यों में विभाजित रहती हैं तथा दोनों स्वतंत्र रूप से, ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करते हैं। यह विभाजन इस प्रकार किया गया है जिससे वे कार्य करने में अपने अपने क्षेत्र में पूर्णतया स्वतंत्र हों और साथ ही एक दूसरे के सहयोगी भी हों, ना कि एक दूसरे के विरोधी। केसी अय्यर जी ने कहा कि भारतीय संविधान जो है वो क्या है? अर्ध संघीय है, ना तो ये पूर्ण संघीय है और ना पूर्ण एकात्मक है, जबकि ये क्या है? अर्ध संघीय है। चलिए अगला क्वेश्चन। डॉक्टर जेनिंग्स ने कहा कि भारतीय संविधान एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है, मतलब एकात्मक की ओर झुकाव ज्यादा है, ये जेनिंग्स महोदय ने कहा है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? तो देख लेते हैं हम लोग। पहला है यह एक लिखित संविधान है, ये तो विशेषता है।
यह अनुमेय है, मतलब इसे संशोधित किया जा सकता है, लेकिन यह अनम्य है भी है कुछ भाग के रूप में, यानी इसकी मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन सी हमारा है, यह एकल है क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति है, लेकिन यह संघीय भी है क्योंकि शक्ति केंद्र और राज्य बीच जो है विभाजित भी है। ऑप्शन डी जो है हमारा वो है, इसे राज्य के राज्यपाल, सांसदों और विधायकों के परामर्श संशोधित किया जा सकता है, तो विशेषता नहीं है। देखिए, तो ऑप्शन डी हमारा गलत है, मतलब ये इसकी विशेषता नहीं है, तो यही ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार ये सही हो जाएगा। देखिए ध्यान से, जो भारत का संविधान है, पहला जो है वो क्या कहता है, पहला जो कह रहा है कि यह एक लिखित संविधान है, तो ये बिल्कुल हमारा जो है सबसे लंबा लिखित संविधान दुनिया का है। यह अनुमेय है, मतलब इसे संशोधित किया जा सकता है, बिल्कुल हमारे संविधान में संशोधन होता है अनुच्छेद 368 के तहत। लेकिन यह अनम्य है, मतलब कुछ भाग के रूप में, यानी इसकी मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता, तो इसकी मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये जो है केशवानंद भारती केस हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। चलिए, यह एकल है। एकल का मतलब क्या है कि केंद्र में अधिक शक्ति है, बिल्कुल जहां केंद्र और राज्य की शक्तियों में टकराव होगा वहां केंद्र की बात को माना जाएगा। लेकिन यह संघीय भी है क्योंकि शक्ति केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित है, यह भी बात सही है। तो ये जो है इसे राज्य के राज्यपाल से संशोधित किया जा सकता है, बिल्कुल गलत है। चलिए देख लेते हैं, हम लोग इसको पूरा पढ़ लेते हैं। भारत के संविधान में भाग 20 के अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया संशोधन किया जा सकता है। भारत में संविधान संशोधन के लिए भारत की संसद से भिन्न किसी अन्य संवैधानिक निकाय या जनमत संग्रह की व्यवस्था नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि 1000 लोगों ने कह दिया संविधान में संशोधन हो गया, बल्कि भारत की संसद ही संविधान में संशोधन कर सकती है। भारत के संविधान संशोधन का कार्य केवल भारत संसद करती है। संविधान में संशोधन हेतु विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक को संसद के एक सदन में पारित होने के बाद वही विधेयक संसद के दूसरे सदन में 2/3 बहुमत से उसी रूप में पारित होना चाहिए। इस प्रकार संविधान को राज्य के राज्यपाल से संशोधित नहीं किया जा सकता है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव दिया था? तो पहला ऑप्शन हमारा नेहरू, जेपी नारायण, गांधी और एमएन राय। तो इसमें जो हमारा सही होगा वो है हमारा एमएन राय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर पहली बार वर्ष 1935 में एक संविधान सभा की मांग की थी। संविधान सभा का विचार एमएन रॉय के दिमाग की उपज थी। संविधान सभा कौन बताया? एमएन रॉय ने। ब्रिटिश सरकार ने लिन-लिथगो प्रस्ताव, या उसी को हम अगस्त प्रस्ताव कहते हैं, जो 1940 में लाया गया, में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर संविधान सभा के गठन पर विचार की बात कही। मतलब उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा तो हम भारत में संविधान सभा का गठन करेंगे, लेकिन यह निश्चित आश्वासन नहीं था। उसके बाद क्या हुआ? क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में सर्वप्रथम भारतीयों की संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया। क्रिप्स प्रस्ताव आया और उसमें यही कहा गया कि भारतीय जो है अपना संविधान सभा गठन करें। कैबिनेट मिशन आया 1946 में, जिसके तहत संविधान सभा नवंबर 1946 में अस्तित्व में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताएं। संविधान सभा की जो अल्पसंख्यकों की उप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे हमारे एच.सी. मुखर्जी जी थे। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा में अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष थे और वह उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी में एडवोकेट जनरल भी थे। चलिए, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये जो थे संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के 6 सदस्यों में से एक थे। मतलब प्रारूप समिति के जो सदस्य थे 6, उनमें से एक थे। कौन? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। बी पट्टाभी सीतारामैया संविधान सभा में हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे, ये हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे। और के.एम. मुंशी संविधान सभा में ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के अध्यक्ष थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो सही है ये है 15। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। और ये कौन कौन थी हम देख लेते हैं। बेगम एजाज रसूल, कमला चौधरी, हंसा मेहता, रेणुका रे, दुर्गाबाई देशमुख
दुर्गाबाई देशमुख, अम्मू स्वामीनाथन, दक्षानी बेलयुद्धन, पूर्णिमा बनर्जी, सुचेता कृपलानी, एनी मस्कैरिनी, लीला रॉय, राजकुमारी अमृता कौर, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित और मालती चौधरी। ये 15 महिलाएं संविधान सभा में सदस्य थी। याद रखिएगा, नाम नहीं लेकिन संख्या याद रखना है। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। अगला क्वेश्चन हमारा, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था? तो इसको सभी लोग जानते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के जो सदस्य थे वो इस प्रकार थे, इनके नाम हमें याद रखने बहुत ही जरूरी हैं। तो इनके सदस्य जो थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले अध्यक्ष थे, N गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधव राव, ये BL मित्र के स्थान पर आए थे। DP खेतान 1948 में की मृत्यु के बाद TT कृष्णाचार्य इनका स्थान लेते हैं। तो ये 7 सदस्य थे, एक अध्यक्ष 6 सदस्य। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, राजनैतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है। क्या है? राजनैतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकार करती है। इन्होंने ये जो अपना स्पीच दिया था, अपना ये जो कोट दिया था, ये संविधान सभा के अंतिम भाषण में राजनैतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य समझाते हुए कहा था कि राजनैतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकार करती है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को खाली स्थान है कि समानता का वचन देता है। तो अभिव्यक्ति और विश्वास, विचार और अभिव्यक्ति, अवसर और अभिव्यक्ति। तो देखिए यहाँ पे अभिव्यक्ति और विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, अवसर और अभिव्यक्ति, तो ये तीनों नहीं है। हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, हैसियत और अवसर। मतलब भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हैसियत, इसका मतलब प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है। 2 प्रकार की समानता हम लोग पीछे पढ़े हैं, कौन कौन सी? प्रतिष्ठा और अवसर की समता, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की बात की गई है। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में कहां से कहां तक है? 14 से 18 तक है। 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता कहां से कहां तक है? स्वतंत्रता की बात की गई है 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ग ए और वर्ग 2 का उचित मिलान कीजिए। तो देखते हैं हम लोग, यहां एक तरफ दिया गया है वर्ग ए, ये देखिए सबका मतलब, अभी हम लोगों ने इस पर चर्चा किया। चलिए देखते हैं प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है। तो प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये होता है कि लोगों को बाह्य एवं आंतरिक मामलों में निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार है। इसका मतलब हमारा जो देश है वो प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। इसका मतलब हमारे देश पर किसी भी दूसरे देश का कोई दबाव नहीं है। अभी आप लोगों ने देखा कि ट्रंप ने हमसे रूस से संबंध तोड़ने के लिए कहा, लेकिन चूंकि हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है इसलिए हमने ट्रंप की बात को नहीं माना। हमने कहा हमारे जहाँ हित है, हमारे देश का हित है, वहां से तेल लेंगे, वहां से हम संबंध बनाएंगे। चलिए, प्रजातांत्रिक का मतलब क्या होता है? प्रजातांत्रिक का मतलब होता है कि लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है नागरिकों को किसी भी धर्म को अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता है, इसमें कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। भाईचारा का क्या मतलब है? भाईचारा का मतलब है कि सभी को एक परिवार के सदस्य के रूप में रहना चाहिए। हम अपने देश में एक परिवार के सदस्य के रूप में हमें रहना चाहिए। तो 1 का बी हो गया, 2 का सी, 3 का डी। देख लेते हैं हम लोग इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? तो हम लोगों ने इस पर भी चर्चा किया। संविधान की आत्मा माना गया हमारी प्रस्तावना को। ऐसे पूछा जाएगा, अगर ऐसे पूछा जाएगा कि भीमराव अंबेडकर ने किस संविधान की आत्मा माना, तो आप कहेंगे अनुच्छेद
आर्टिकल 32 को, अनुच्छेद 32 को। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा शुरू होता है, अगला टॉपिक हमारा शुरू होता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। देखिए राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत, पहले हम इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम लोग 1 मिनट का। इसे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक रखा गया है। ये जो है न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो इसके माध्यम से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं, इनके माध्यम से भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाने की बात सोची गई। लोक कल्याणकारी बात राज्य बनाने की बात सोची गई। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो आर्थिक न्याय, अभी हम देखें कि हमारा जो मूल अधिकार था पहले, उसमें जो था एक अनुच्छेद था, उसमें आर्थिक जो है हमारा अधिकार था, लेकिन उसको हटा दिया गया। उसको हटा करके हमें कानूनी न्याय बना दिया गया। लेकिन अभी भी ये क्या है, किसमें? ये हमारे DPSP मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में दिया गया है। संविधान में भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय उद्देशिका एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत प्रदान करता है, ठीक है। चलिए, और ये कहाँ कहाँ है? जैसे देखिए अनुच्छेद 38 में, अनुच्छेद 38 में क्या कहा गया कि राज्य सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय, स्थिति, सुविधाओं तथा अवसरों में असमानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित और संरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। तो ये किसमें है? ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में है। पहले संपत्ति का अधिकार था, मूल अधिकार था, लेकिन उसे हटा दिया गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो हम पहले पढ़ चुके हैं इसको, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 क्या है? अनुच्छेद 40 कहता है गांव में जो है वो ग्राम पंचायतों का गठन करें गांव वाले। अच्छा, अनुच्छेद 38 में क्या है? अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य द्वारा सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना। जैसे क्या होता है इसमें होता है राशन कार्ड बनाना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय करने के लिए, और भी बहुत सारी जो योजनाएं चलाई जाती हैं उन सबको। 40 है हमारा ग्राम पंचायतों का संगठन। 44 है समान नागरिक संहिता, मतलब एक देश एक कानून। और भारत में ऐसे 2 स्टेट हैं, कौन कौन? एक हमारा गोवा है और दूसरा हमारा है उत्तराखंड। ध्यान दीजिएगा इसको, ये 2 राज्य भारत में ऐसे हैं जो अपने यहाँ समान नागरिक संहिता लागू कर चुके हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए अनुच्छेद 46 क्या है? अनुच्छेद 46 है हमारा कि समाज के जो कमजोर वर्ग हैं, यानी कि OBC है, SC है, ST है, और जो भी अन्य दुर्बल वर्ग है, उनको जो है हम क्या करेंगे? उनके आर्थिक हितों को बढ़ाएंगे और उन्हें विशेष आरक्षण देंगे। तो ये 46 कहता है। अगला क्वेश्चन हमारा, अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक भाग के रूप में उल्लिखित है? तो ये भी हमारा क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में है, और वो जो है हमारा अनुच्छेद 51 है। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अनुच्छेद 51 को बढ़ावा देने के संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के DPSP में अनुच्छेद 51 के अंतर्गत वर्णित है, ठीक है, अनुच्छेद 51। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया? तो संविधान के बाद में जोड़ा गया ग्राम पंचायत संगठन नहीं, ये तो पहले से था। गोवध निषेध, ये भी पहले से था। मुफ्त कानूनी सलाह, ये जो है हमारा संविधान के बाद में जोड़ा गया। चलिए हम एक बार फिर से देख लेते हैं। ग्राम पंचायतों का संगठन कहाँ है? अनुच्छेद 40 में है। गोवध निषेध हमारा किस पर है? ये है 48 पर। अनुच्छेद 48 में क्या कहा गया कि जो दुधारू पशु हैं उनकी हत्या पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, कृषि एवं पशुपालन की वृद्धि होगी और दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक लगाया जाएगा। मुफ्त कानूनी सलाह, ये जो है हमारा कब है? आर्टिकल 39 का में है। और समान नागरिक संहिता अभी हम लोगों ने देखा, ये आर्टिकल 44 में है। 44 में है समान नागरिक संहिता। एक बार हम देखते हैं फिर से। ये पूरा हमारा
जो है हमारा जो 39 का जोड़ा गया, इसमें इसके साथ और भी जो चीज़ें जोड़ी गई हम देखते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा डीपीएसपी में निम्न बातें जोड़ी गई थी। पहली चीज जोड़ी गई अनुच्छेद 39 का मुफ्त कानूनी सहायता, 48 का वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा, 43 का प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी। ये चीजें 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ी गई। चलिए अगला क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। यह क्या है, यह किसका अंग है? समान कार्य के लिए समान वेतन। चलिए, यह है मौलिक अधिकार है? जी नहीं, मौलिक अधिकार नहीं है। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का एक अंग है? बिल्कुल, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में यह है, मौलिक कर्तव्य आर्थिक अधिकार नहीं है। तो इसको देखते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में उल्लिखित है। अनुच्छेद 39 घ में उपबंधित है कि राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि सभी पुरुषों एवं स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो। यह मूल अधिकार नहीं है, किंतु एक संवैधानिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठापित है? तो कल्याणकारी राज्य, देखिए कल्याणकारी राज्य की बात जैसे आएगी तो हम तुरंत क्या करेंगे? तुरंत हम कहेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये जो भाग 4 हमारा है, ये भारत को लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए ही है। तो जहां भी ऐसा है तो भारतीय राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, हमारा ऑप्शन सही। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? देख लेते हैं हम तत्व कौन सा नहीं है। मद्य निषेध, ये तो है, ये हमारा जो है राजनीतिक सिद्धांत में है। गौ संरक्षण अभी हमने देखा, ये भी है। पर्यावरण संरक्षण ये भी है। 14 वर्ष से आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये हमारा जो है नहीं है। देखिए इसमें क्या था कि अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। ये केवल इतनी बातें थी। 6 वर्ष की आयु पूरी हो जाएगी, उनकी शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। इसी को बेस बना करके 2002 में 86वां संविधान संशोधन किया गया और अनुच्छेद 21 का को मूल अधिकार में जोड़ दिया गया और वहां कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य, इनको हम देख लेते हैं। मौलिक अधिकार हमारा क्या है? मौलिक अधिकार हमारे वे अधिकार हैं जो हमें जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं और इसीलिए इनको हम मूल अधिकार को क्या कहते हैं? मूल अधिकार को हम नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नैसर्गिक अधिकार। क्यों? क्योंकि ये हमें जन्म लेते ही मिल जाते हैं। मौलिक अधिकार की जो बात की गई है वो बात की गई है भाग 3 में और 12 से अनुच्छेद 35 तक इसकी बात हुई है। ठीक है, चलिए, और ये लिया कहाँ से गया है? ये यूएसए से लिया गया है। इसको हम मूल अधिकार को क्या कहते हैं? मूल अधिकार को हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकारों का वह घोषणा पत्र जिसे इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा 1215 में सामंतों के दबाव में जारी किया था। इसलिए हम इसको भी मूल अधिकार को क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वो भारत के जो है भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है। मौलिक अधिकार से संबंधित है। देखिए जो बंदी प्रत्यक्षीकरण का प्रावधान है वो भारत के जो संविधान है उसके अनुच्छेद 32 से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? अनुच्छेद 32 से लिया गया। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट मूल अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। मतलब जब भी हमारे मूल अधिकारों का हनन कहीं से भी होगा तो अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 26 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करके हमारे मूल अधिकारों को वापस दिलाएगा। ठीक है, देखिए जो हमारा ये रिट जारी करना है, ये रिट जो है 5 प्रकार की है। कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि बंदी बनाने वाले अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि जिसको बंदी बनाया गया है उसे 24 घंटे के भीतर सहशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करें
और यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा ऋण है। अगला है हमारा परमादेश। परमादेश क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं जब कोई सरकारी अधिकारी, जब भी कोई सरकारी कर्मचारी अच्छे से काम नहीं करता है तो उसके ऊपर परमादेश जारी किया जाता है। प्रतिषेध क्या है? प्रतिषेध होता है यह ऊपरी न्यायालय अपने से निचली न्यायालय पर तब लाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी रहती, मतलब फैसला हो जाता है हाई कोर्ट द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट मतलब कोई भी अपनी जो है अपने से निचले न्यायालय पर लाया जाता है। ये उत्प्रेषण, उत्प्रेषण भी सेम वैसे है। उत्प्रेषण में क्या होता है? ऊपरी न्यायालय अपने से निचले न्यायालय पर ये रिट जारी करती है। कब? जब वह फैसला सुना रही होती है, मतलब वो प्रक्रिया चल रही होती है तब उत्प्रेषण लाया जाता है। जब वो फैसला सुना चुकी होती है तब प्रतिषेध लाया जाता है। अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति ऐसे कार्य को करने लगे जिसके लिए वह अधिकृत नहीं है तो उसे रोकने के लिए कौन सा रिट जारी होता है? उसके लिए जारी होता है अधिकार परीक्षा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? तो इसमें हमारे सम्मिलित किए गए थे 10 मौलिक कर्तव्य। देखिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, किसकी अनुशंसा पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। और ये जो मौलिक कर्तव्य हैं इनको हम कहाँ से लिए हैं? मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है। 2002 में जब 86वां संविधान संशोधन हुआ उसके द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य को शामिल कर लिया गया। कौन सा? वो क्या था कि प्रत्येक माता पिता या अभिभावक को यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य सौंपा जाता है कि उनके 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाए। ये माता पिता और अभिभावकों को कर्तव्य दिया गया। मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत जोड़ा गया है। कहाँ जोड़ा गया? अनुच्छेद 51 क के तहत। अतः वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो हम कहेंगे वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? तो ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा, 10 मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो हम कहेंगे हमारे पास इस समय जो है 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्यों संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान के किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया था? तो आप कहेंगे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 डॉक्टर सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? तो हम कहेंगे भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? तो हम कहेंगे सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने। अगला है, निम्न में से किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया? फिर से वही क्वेश्चन आ गया, तो फिर से हम वही आंसर करेंगे, स्वर्ण सिंह समिति द्वारा। चलिए, किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देते हैं? तो ऑप्शन सी उत्प्रेषण। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, फिलहाल देख लेते हैं। उत्प्रेषण के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य अधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देते हैं। और ये रिट की जो है सुविधा या अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है और 226 के तहत उच्च न्यायालय को प्राप्त है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना हमको, देखते हैं हम क्या है इसमें। देखिए, धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध। तो यह जो है हमारा प्रावधान है हमारे अनुच्छेद 15 में। तो ए का हमारा हो जाएगा 2। कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध, तो ये हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 24। कुछ मामलों में गिरफ्तारी के निरोध में संरक्षण, तो ये हमारा हो जाएगा आर्टिकल 22।
और अस्पृश्यता का उन्मूलन मतलब अनुच्छेद 17। देख लेते हैं हम। तो इसमें है अनुच्छेद 17 क्या कहता है, और सॉरी अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थलों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का उन्मूलन होगा। अनुच्छेद 22 कहता है कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा निरोध से संरक्षण प्राप्त होगा। और अनुच्छेद 24 कहता है जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध है। चलिए अगला क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु समूह के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है? तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। ये कब जोड़ा गया? संविधान में 86वें संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया, जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? तो हम कहेंगे अल्पसंख्यकों के हित जो हमारे अनुच्छेद 29 में और अनुच्छेद 30 में निहित है। चलिए इसमें देख लेते हैं अनुच्छेद 31 क्या है। अनुच्छेद 31 हम जानते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 24 क्या है? वही 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों, खदानों में काम करने पर प्रतिबंध है। अनुच्छेद 29 क्या है? ये हमारा अनुच्छेद 29 और 30 है, अल्पसंख्यकों से संबंधित है। अनुच्छेद 29 कहता है भारत के क्षेत्र में रहने वाले किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति का संरक्षण करने का पूर्ण अधिकार है। अनुच्छेद 30 कहता है अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और उनके प्रशासन का अधिकार है, और सरकार भी उनकी सहायता उसमें करेगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है किससे? तो हम सीधे सीधे कहेंगे अनुच्छेद 21 ए से संबंधित है, जो 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? अनुच्छेद 19 जो है हमें स्वतंत्रता देता है, किसकी? बोलने की स्वतंत्रता देता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता देता है, कोई व्यवसाय करने की स्वतंत्रता देता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता करता है, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 29 और 30 जो है संबंधित है अल्पसंख्यकों से। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? तो मानव के क्रय विक्रय और जबरदस्ती मजदूरी पर प्रतिबंध लगाता है वो है हमारा अनुच्छेद 23। ये बलात् श्रम और बेगार पर प्रतिबंध लगाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का 23वां अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 23 है, मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। यह अनुच्छेद भारत के नागरिकों को प्रदत्त मूल अधिकारों में से एक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता संबंधित है? तो हम कहेंगे अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 से लेकर के कहाँ तक? 18 तक समानता की बात की गई है। चलिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है। इसके अंतर्गत क्या होगा? राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। देखिए यहाँ पर दो शब्द हैं, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। देखिए विधि के समक्ष जो समता है ये वाला शब्द, ये निगेटिव है, ठीक है। यह व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है, जबकि विधियों के समान संरक्षण का जो व्यवस्था है वो अमेरिका से लिया गया है और ये पॉजिटिव सेंस देता है। चलिए इस पे आगे बढ़ते हैं हम। कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? तो हम कहेंगे सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, आर्टिकल 29 और 30। ये हमारा अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संविधान स्वीकृत मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है? तो इसमें हम देखते हैं बिहार में कुछ श्रमिक आजीवन हेतु महाराष्ट्र जाते हैं, क्रिश्चियन मिशनरी स्कूलों की एक श्रृंखला स्थापित करते हैं, माँ बाप की संपत्ति के उत्तराधिकारी उनके बच्चे होते हैं, सरकारी संस्थाओं में समान पदों पर काम करने वाली महिलाओं को पुरुष कर्मचारियों के समान वेतन मिलता है। तो इसमें जो है ऑप्शन हमारा उदाहरण जो है सी, यह इसका उदाहरण नहीं है, मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है, ठीक है। कैसे देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान सभी नागरिकों के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कुछ बुनियादी अधिकार देता है।
मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है, जो न्यायालय में वाद योग्य है। इनकी व्याख्या संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक की गई है। अनुच्छेद 15 क्या है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखिए पहला वाला यही है ना, बिहार में कुछ श्रमिक आजीविका हुई महाराष्ट्र जाते हैं, तो ये हमारा 19 से संबंधित हो जाएगा। ये हमारा क्रिश्चियन, ये देखिए अल्पसंख्यक अपने शैक्षिक संस्था स्थापित कर सकते थे, उसके तहत हो जाएगा। और ये समान वेतन के लिए हो जाएगा। लेकिन ये जो है हमारा, ये भेदभाव पर आधारित है। ठीक है, तो अनुच्छेद 15 विकल्प डी की व्याख्या करता है, अनुच्छेद 19E विकल्प 1 व्याख्या करता है, तथा अनुच्छेद 30 विकल्प बी की व्याख्या था। स्पष्ट है कि विकल्प सी जो है वो हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? तो ये सौंपा गया है हमारे उच्चतम न्यायालय को। उच्चतम न्यायालय हमारे संविधान का संरक्षक है। ठीक है, चलिए आगे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमारा आता है मौलिक अधिकार अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है, जिसमें 5 प्रकार के रिट हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो हम कहेंगे, देख लेते हैं, लोक चुनावों में वोट डालना। ये तो हमने नहीं पढ़ा, तो यही पहला वाला ही मिल गया, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना, ज्ञानार्जन की भावना को विकसित करना बिल्कुल है। लोक संपत्ति की सुरक्षा करना बिल्कुल है। संविधान को मानना, इसके आदर्शों की कद्र करना, यह भी है। तो ऑप्शन ए हमारा नहीं है, यही सही है। अगला क्वेश्चन, किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को, ये तो अभी कर चुके हैं हम लोग पीछे, तो ये हमारा उत्प्रेषण। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया हमारा, शुरू हो गया संसदीय प्रणाली। देख लेते हैं हम लोग। लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? मतलब लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो वह होनी चाहिए 25 साल। ठीक है, लोकसभा सदस्य के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 25 साल निर्धारित की गई, जबकि राज्यसभा सदस्य के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष निर्धारित है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव हेतु न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। विधानसभा और सदस्य के चुनाव 25 वर्ष तथा विधान परिषद के लिए 30 वर्ष है। देखिए, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष है। राज्यसभा और विधान परिषद का चुनाव लड़ने के लिए उम्र जो है न्यूनतम वो 30 वर्ष है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है? तो ये दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो संविधान के अनुच्छेद 60 में वर्णित है, कहाँ? 60 में वर्णित है कि राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाएगी। राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा किया जाता है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक बहुमुखी सिद्धांत है जिस पर संसदीय प्रणाली संचालित होती है? तो ये सिद्धांत है कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, अतः भारत में संसदीय शासन प्रणाली की सरकार है। इसे मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था भी कहा जाता है। इसमें संसद विधि निर्माण करने की सर्वोच्च संस्था होती है तथा कार्यपालिका अपने सभी कृत्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। संसद मतलब विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। चलिए, राज्यसभा की विशेष शक्ति, इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके? तो यह है हमारा अनुच्छेद 249। 249 संविधान के भाग 11 अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची का अमुक विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो संसद को उस विषय के संबंध में संकल्प के प्रवृत्त रहने तक भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 249 है इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन से अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है? ये इंपॉर्टेंट है, बढ़िया क्वेश्चन है। अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करेगा यदि, कब करेगा? जब किसी विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है,
सदन विधेयक में किए गए संशोधनों को मानने से असहमत है। दूसरे सदन को विधेयक को पास किए बिना 6 महीने से ज़्यादा समय हो गया हो तो संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयक व वित्त विधेयक के संबंध में आहूत की जाती है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है और आहूत करता है राष्ट्रपति। किसके तहत? अनुच्छेद 108 के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति मतलब बराबर की स्थिति होने पर किसके पास वोट डालने का अधिकार होता है? तो ये होता है लोकसभा में, ये मतदान ऐसा हो गया, बराबर हो गया, तो लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर के पास ये अधिकार होता है। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में जो अध्यक्ष के पास वोट डालने का अधिकार अनुच्छेद 101 के तहत होता है। लोकसभा स्पीकर दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय करता है। दल बदल के आधार पर अगर कोई दिक्कत आई, कोई प्रश्न आया, उसकी अयोग्यता पर निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता भी करता है। लोकसभा अध्यक्ष भारतीय संसदीय समूह के पदेन सभापति के रूप में भी कार्य करता है। तो लोकसभा जैसे कोई भी विधेयक है, कोई भी मैटर है, उसमें जब वोट जो है बराबर की स्थिति में आ गए तो अध्यक्ष एक वोट डाल करके उसका निर्णय करता है। चलिए, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को नियति से वादा ट्रस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक भाषण कहाँ से दिया था? ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और उन्होंने दिया था संसद संविधान सभा। ट्रस्ट विद डेस्टिनी मतलब नियति से वादा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया भाषण तो संविधान सभा में संसद भवन दिल्ली 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को दिया गया था। इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? तो देखते हैं हम, बीबी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, बीडी जत्ती। तो ऑप्शन जो बी है ये डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे। देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल 13 मई 1967 से लेकर के 3 मई 1969 तक था। अन्य कार्यवाहक राष्ट्रपति जो थे वो थे क्या, कौन कौन से देख लेते हैं हम लोग। बीबी गिरी थे जो 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक वो कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। यह भारत के चौथे राष्ट्रपति बने जिनका कार्यकाल 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1972 तक था। मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। बीडी जत्ती 11 फरवरी 1977 से 25 अगस्त 1977 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति बने रहे। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? तो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय सौंपते हैं उपराष्ट्रपति को। यदि भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पूर्व अपने पद का त्याग करना चाहते हैं तो वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? तो यह शक्ति होती है भारत के राष्ट्रपति महोदय के पास। देखिए, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है, जिसका उल्लेख संविधान की 5वीं अनुसूची में किया गया है, जिसके अनुसार यदि राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर किसी अनुसूचित क्षेत्र की सीमाओं व नाम में परिवर्तन कर सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो ये सदस्य जो कितने थे वो थे 12। अभी क्या है स्थिति, राष्ट्रपति अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है जो साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान व अनुभव रखता हो। भारतीय संविधान में यह प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से ली गई थी, यह कहाँ से ली गई है? यह आयरलैंड से ली गई है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर, मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? तो मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति को स्पष्ट किया गया है। राष्ट्रपति किसी सिद्ध दोष ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है, कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है। राष्ट्रपति मृत्युदंड को पूरी तरह से क्षमा भी कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नीलम संजीव रेड्डी भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? तो ये थे भारत के 6वें राष्ट्रपति। नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6वें राष्ट्रपति बने थे। कार्यकाल के आधार पर 7वें थे, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद 2 बार थे तो इनका 6वां हो गया।
इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक रहा। सन 1977 के आम चुनाव में जब इंदिरा गांधी की पराजय हुई, उस समय नव गठित राजनीतिक दल जनता पार्टी ने इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी बनाया। ये भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे, नीलम संजीव रेड्डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है क्षमादान। भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत भारत के किसी भी न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा को कम करने या क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। जब राष्ट्रपति द्वारा दंड का चरित्र बदले बिना सजा की मात्रा को कम कर दिया जाता है तो इसे परिहार या क्षमादान कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? क्षमादान कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को 10 साल का सश्रम कारावास दिया गया और उसे राष्ट्रपति द्वारा 5 साल के सश्रम कारावास में बदल दिया जाना। ठीक है, चलिए श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? तो आप कहेंगे ये थे 14वें राष्ट्रपति। ठीक है, और 2022 से भारत की राष्ट्रपति जो हैं वो बनी हैं द्रौपदी मुर्मू जी और ये हैं 15वीं राष्ट्रपति। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो होता है 5 वर्षों का, और ये 5 वर्ष के पहले भी जो है अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। ठीक है, चलिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभी सदस्य उपर्युक्त में से कौन अनुपातिक प्रणाली के नियमानुसार एकल संक्रमणी के मत के माध्यम से गुप्त मत द्वारा किए गए मतदान से चुना जाता है? तो आप कहेंगे ऑप्शन ए केवल 1 और 2, मतलब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के नियमानुसार एकल संक्रमणी मत के माध्यम से गुप्त मतदान द्वारा होता है। ऐसा संविधान के अनुच्छेद 55 तथा अनुच्छेद 66, उपराष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 66 है, राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 55 है, में स्पष्ट किया गया है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व का अर्थ होता है समान अनुपात में प्रतिनिधित्व। एकल संक्रमणी प्रणाली से क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि एक से अधिक उम्मीदवार होने पर मतदाताओं द्वारा मतदान वरीयता क्रम में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? नीलम संजीव रेड्डी। देख लेते हैं हम इनको। 26 मार्च 1977 को नीलम संजीव रेड्डी को सर्वसम्मति से लोकसभा का स्पीकर चुना गया, लेकिन 13 जुलाई 1977 को इन्होंने पद छोड़ दिया क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए उनका नामांकन किया गया था। राष्ट्रपति पद के लिए कुल 21 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे, जिनमें से कुछ उम्मीदवारों को आवश्यक संख्या में विधायकों का समर्थन नहीं था या उम्मीदवारों ने 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा नहीं कराई थी। 21 जुलाई 1977 को चुनाव अधिकारी ने प्रेस को सूचित किया कि नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुनाव जीत गए हैं। इस घोषणा के पश्चात नीलम संजीव रेड्डी ने लोकसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया, तब भारत के 6वें राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया। किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए? तो इसमें ऑप्शन सही है हमारा ऑप्शन ए, वीबी गिरी। वीबी गिरी डबलिन यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई करने के लिए जब आयरलैंड गए थे, तब वे डी वलेरा जैसे प्रसिद्ध ब्रिटिश विद्रोही के संपर्क में आकर स्वतंत्रता के लिए चल रहे सिन फेन आंदोलन से जुड़ गए। इस कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा तथा आयरलैंड से निष्कासित कर दिए गए। स्वतंत्र भारत में बीबी गिरी भारत के 4थे राष्ट्रपति बने। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो यह है राज्यसभा के पास। क्यों? क्योंकि यदि राज्यसभा अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव पारित कर दे और लोकसभा उसे स्वीकार कर ले तो उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा। इस आशय का प्रस्ताव तब तक प्रस्तावित नहीं होगा जब तक कि उपराष्ट्रपति को ऐसे प्रस्ताव को प्रस्तावित करने के अभिप्राय की सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व न दी गई हो। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 66। अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति का पद होगा। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का प्रदेश सभापति होता है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति का जो वेतन है वो 4 लाख रुपए के लगभग है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग।
भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो होते हैं वो रिटायर होते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा की संरचना का वर्णन किसमें किया गया है? राज्यसभा की संरचना का वर्णन अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है। वर्तमान में राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या 245 है, जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, नामित सदस्य कहा जाता है। अन्य सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा में सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जिनमें से 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों में सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राज्यसभा के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं हमारे उपराष्ट्रपति जी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो हम कहेंगे राज्यसभा में सदस्यता के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष की होती है। चलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बन सकता है यदि वह भारत का क्या हो? भारत का नागरिक हो। ठीक है, यदि वह भारत का नागरिक हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, यथा अगस्त 2018 राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए 2018 में पूछा गया, इसलिए ये पूछा गया था। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा एम वेंकैया नायडू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है? यह संघ सूची और समवर्ती सूची में शामिल मामलों पर कानून बनाता है। यह धन विधेयक या गैर धन विधेयक पेश और लागू कर सकता है। यह कराधान, बजट और वार्षिक वित्तीय विवरणों के प्रस्तावों को मंजूरी देता है। और ऑप्शन सी देखते हैं हम। ऑप्शन सी है, यह गैर धन विधेयक पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयकों में संशोधन का सुझाव देता है। ऑप्शन डी, यह आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देता है। तो ऑप्शन सी इसमें क्या है? ये कहता है कि भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। राज्यसभा को कुछ मामलों में लोकसभा के समान शक्तियां प्राप्त हैं, तो कुछ मामलों में विशेषतः वित्तीय क्षेत्र में लोकसभा से कम शक्तियां प्राप्त हैं। संविधान संशोधन विधेयक, आपातकालीन प्रावधान तथा महाभियोग प्रक्रिया में राज्यसभा को लोकसभा के बराबर शक्तियां प्राप्त हैं, जबकि धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करने तथा धन विधेयकों में संशोधन या सुझाव देने तक ही जहां राज्यसभा सीमित है, वहीं राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर कानून बनाने हेतु संसद को अग्रेसित करने तथा अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन करने संबंधित प्रावधानों के लिए राज्यसभा लोकसभा से अधिक शक्तिशाली भी है। अगला क्वेश्चन, भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? तो अच्छा क्वेश्चन है। इसकी प्रथम लोकसभा 13 मई 1952 को आयोजित की गई। भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। भारत में प्रथम लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 ईस्वी को हुआ था, लेकिन इसकी बैठक जो हुई है वो 13 मई 1952 को पहली बैठक हुई। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। जीवी मावलंकर जी थे। 13 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 ईस्वी तथा एम अनंत शयनम अयंगर 8 मार्च 1956 से 16 अप्रैल 1962 तक इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? तो न्यूनतम आयु इसमें 25 वर्ष है। राज्यसभा में न्यूनतम आयु क्या है? राज्यसभा में न्यूनतम आयु जो है वो 30 वर्ष है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए, संसद विधायी यानी कानून बनाने और वित्तीय कार्य करती है। इसके अलावा यह कार्यकारी को भी नियंत्रित करती है और इसकी जवाबदेही सुनिश्चित करती है। बिल्कुल सही, ये इसका कार्य है। संसद कुछ चुनावी कार्य करती है क्योंकि यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का भी चुनाव करती है, यह भी इसका कार्य संसद का। अगला ऑप्शन हमारा, संसद में संविधान में परिवर्तनों पर चर्चा करने और लागू करने का अधिकार है। बिल्कुल है। तो अगला ऑप्शन, संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्रियों की परिषद जिम्मेदार है। तो यह संसद का कार्य, मतलब यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? यही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये संसद का कार्य मतलब है, लेकिन हमारा ऑप्शन क्या है? वो ऑप्शन में हमें चूज करना है, नहीं है। तो हमारा ऑप्शन डी एक बिल्कुल सही है, मतलब यह कार्य नहीं है। चलिए देखते हैं। देखिए,
ऑप्शन डी क्या कहता है, संसद के पास न्यायिक शक्तियां भी हैं। ऑप्शन में था नहीं है, इसलिए वो सही हो गया। संसद के पास न्यायिक शक्तियां भी हैं। यह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की शक्ति रखती है। संसद राष्ट्रपति तथा उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग पारित करती है। संसद को महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। उस सदन के 2/3 सदस्यों द्वारा संकल्प पारित किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन डी हमारा सही था। चलिए अगला क्वेश्चन, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो हमने पढ़ा था लोकसभा और विधानसभा में खड़े होने के लिए जो आयु है न्यूनतम वो 25 वर्ष है। वहीं विधान परिषद और राज्यसभा के लिए क्या है आयु, ये है दोनों के लिए 30 वर्ष है, ठीक है। और पंचायत में खड़े होने के लिए कितनी आयु है, 21 वर्ष है। अगला क्वेश्चन, शून्यकाल का अर्थ क्या है। तो शून्यकाल का जो अर्थ होता है वो है जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, शून्यकाल कहते हैं। देखते हैं इसको। शून्यकाल भारतीय संसद की देन है। शून्यकाल हमने किसी से लिया नहीं, भारतीय संसद की देन है। दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद 12 बजे से 1 बजे तक का जो समय होता है वो शून्यकाल कहलाता है। इस काल का दोनों सदनों की प्रक्रिया संचालन नियम में कोई उल्लेख नहीं है। इस काल में चलने वाली कार्यवाही को भारतीय प्रेस या अखबारों ने शून्यकाल की संज्ञा दी है। इस काल के दौरान सदस्य कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाते हैं तथा उस पर तुरंत कार्यवाही चाहते हैं। चलिए, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है। लोकसभा में तो 1 माह, 3 माह, 5 माह, 6 माह, तो ऑप्शन ए सही है, 1 माह। लोकसभा में निजी सदस्यों द्वारा विधेयक पेश करने की सूचना अवधि 1 माह होती है, जबकि सरकारी सदस्यों को विधेयक पेश करने की सूचना अवधि 7 दिन होती है। यदि एक कार्यकारिणी मंत्री द्वारा एक बिल पेश किया जाता है तो उसे सरकारी बिल या सार्वजनिक बिल कहा जाता है, और यदि किसी मंत्री से इतर संसद के अन्य सदस्य द्वारा बिल पेश किया जाता है तो इसे निजी विधेयक कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। इस संख्या में 1974 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो हम कहेंगे 543। वर्तमान में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। 2019 का क्वेश्चन है ये। वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 निश्चित की गई है। 84वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या तथा लोकसभा में राज्यों को आवंटित स्थानों की संख्या को वर्ष 2026 तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया है, मतलब अधिकतम 552, और अभी जो है वो 543 है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगर इसी में और देख लेते हैं थोड़ा सा। 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा क्या हुआ, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य को जो मनोनीत किया जाता था राष्ट्रपति द्वारा, उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। अब लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की कुल संख्या कितनी होगी, 550 होगी। अब लोकसभा में जो अधिकतम सदस्यों की संख्या होगी वो 550 है। चलिए, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षित है। तो लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों की जो आरक्षित सीट है वो है 131। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 131 सीटें आरक्षित हैं। इसमें 84 सीट क्या है, अनुसूचित जाति के लिए है, और 47 सीट जो है हमारी वो अनुसूचित जनजाति के लिए यानी एसटी के लिए आरक्षित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो हम कहेंगे लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे, तो हमने इसको पढ़ लिया है। लोकसभा पहले स्पीकर जो थे वो जीवी मावलंकर जी थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है, तो हम कहेंगे डॉक्टर बलराम जाखड़। डॉक्टर बलराम जाखड़ जो 22 जनवरी से 1980 से लेकर 15 जनवरी 1985 तथा 16 जनवरी 1985 से 18 दिसंबर 1989 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे। यद्यपि इसके पहले जाखड़ को पीठासीन अधिकारी के रूप में पिछला कोई अनुभव नहीं था। ये स्वतंत्र भारत के लगातार 2 बार की पूर्ण अवधि के बने रहने वाले एकमात्र अध्यक्ष हैं। कौन, बलराम जाखड़ जी। चलिए,
उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? तो हम कहेंगे लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन होता है। ठीक, लोकसभा के गठन कब हुआ था? 17 अप्रैल 1952 को। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 81 में है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या जो है वो कितनी है? 545 है, 543 अधिकतम, और जो 2 हट गए ना एंग्लो इंडियन, 552 पहले अधिकतम होती थी, अभी वो भी हो गया 550। ठीक है, जिसमें उत्तर प्रदेश की जो सीटों की संख्या है वो 80 है। आगे चलते हैं। संसद में गुजरात राज्य कितनी सीटें आवंटित हैं? तो भारत का जो संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा या लोकसभा से मिलकर बनता है। संसद के निम्न सदन को लोकसभा एवं उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है, अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, सॉरी अभी 550 हो सकती है, 550 वर्तमान में लोकसभा सदस्य संख्या 545 है, यानी कि इसमें भी 2 कम कर देंगे हम, 543 है। उत्तर प्रदेश में 80 तथा गुजरात में 26 लोकसभा सीटें निश्चित की गई हैं। राज्यसभा में गुजरात को 11 सीटें आवंटित है। इस प्रकार संसद में गुजरात की जो आवंटित सीट है वो कितनी हो जाएगी? 26 + 11 = 37। ठीक है, तो 37 कोई विकल्प दिया नहीं है, इसलिए इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं है। अब देखिए इसमें 26 दिया है, 26 दिया है, लेकिन ये संसद में नहीं, ये केवल किसका है? लोकसभा का है। राज्यसभा का भी तो 11 है, तो इन दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा, जो ऑप्शन में नहीं है। तो ये हमारा विवादित क्वेश्चन है। भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। कितने? आप कहेंगे 50। ठीक है, चलिए, तो भारतीय संसद में जो मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम जो सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है वो कितनी होती है? 50 सांसदों की आवश्यकता होती है। संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं किया गया, संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं किया गया, किंतु संविधान के अनुच्छेद 118 के तहत कहा गया कि प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया नियम बनाने का अधिकार है। मतलब चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, वो उसमें प्रक्रिया कैसे होगी उसका नियम बनाने का अधिकार संबंधित सदन को है। अतः लोकसभा के नियम 198 के तहत प्रावधान किया गया कि कोई भी सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे सकता है।